Students, Assalamu alaikum. This class is for 11th and today we are dealing with cell division. Actually we are studying cell division कि cell division होता क्या है। तो cell division का हमने इंटरफेस पढ़ा, फिर इंटरफेस के डिफरेंट हमने स्टेज पढ़े। G1 गैप 1 पढ़ा, सिंथेसिस फेज यानी कि S फेज पढ़ा, G2 फेज पढ़ा। तो गैप 1 में जो सेल होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और लेकिन डीएनए उस वक्त रेप्लिकेट नहीं होता है, लेकिन सिंथेसिस फेज़ में डीएनए भी बनता है, डीएनए डबल होता है। और G2 फेज़ में डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है वो रुक जाती है, लेकिन प्रोटीन्स उनकी जो सिंथेसिस होती है या राइबोसोम्स की सिंथेसिस जो होती है वो कंटिन्यू होती है। तो आज हम अब माइटोसिस पढ़ेंगे, क्योंकि माइटोसिस एक टाइप है सेल डिवीजन का जिसको फ्लेमिंग ने देखा है। तो माइटोसिस हम देखेंगे कि माइटोसिस क्या होता है और माइटोसिस के डिफरेंट स्टेज क्या है। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि एक प्री एग्जिस्टिंग सेल जो होती है एक बॉडी में, एक इंडिविजुअल में, एक ऑर्गेनिज्म में, तो वो सेल डिवाइड होती है। उसकी डिवाइड होने से नई सेल्स बनती हैं, तो इसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। जैसे कि ये रुडोल्फ विर्चोव ने बताया था 1855 में कि new cells are formed from pre-existing cells by a process which is known as cell division। तो फिर सेल डिवीजन की दो टाइप्स हैं, माइटोसिस है, मियोसिस है। माइटोसिस को फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व किया था। तो आज हम माइटोसिस पढ़ने जा रहे हैं। तो माइटोसिस होता क्या है? माइटोसिस एक्चुअली वो प्रोसेस होता है कि जब एक सेल डिवाइड होती है दो सेल्स बनते हैं, लेकिन जो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर होता है वही क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है इन डॉटर सेल्स में। यानी कि chromosome number remains same in daughter cells as that of in the parent cell। parent cell में अगर 23 पेयर्स हैं, एज इन द केस ऑफ ह्यूमंस 46 हैं, तो जब इसके दो बनते हैं नीचे से तो दोनों में 46 यानी कि 23 पेयर्स आते हैं। दैट इज़ वाई माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। इसको हम इक्वेशनल डिवीजन के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है आफ्टर डिवीजन इन डॉटर सेल्स एज दैट ऑफ इन द पेरेंट सेल। तो जब सेल डिवाइड होता है, सेल एक स्टेज से निकल के दूसरे स्टेज में कैसे घुसता है पता नहीं चलता है। बहुत ही कम एक मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन रहता है, यानी कि कम अंडरस्टैंडिंग पावर रहता है कि कैसे हम कट ऑफ करें कि ये एक फेज़ है, ये दूसरा फेज़ है, ये तीसरा फेज़ है, ये चौथा फेज़ है। और ये समझने के लिए हम इन साइंटिस्टों ने, बायोलॉजिस्ट्स ने माइटोसिस को 4 फेजेस में डिवाइड किया है। प्रोफेज़ है, मेटाफेज़ है, अनाफेज़ है और टीलोफेज़ है। ये 4 फेज है, प्रोफेज़, मेटाफेज़, अनाफेज़ एंड टीलोफेज़। यानी कि इन 4 फेजेस में जोलॉजिस्ट्स ने माइटोसिस को डिवाइड किया है कि इन 4 फेजेस में से होके जब माइटोसिस गुजरता है तो माइटोसिस कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, we have already read what mitosis is, what happens in mitosis, why it is also known as equational division। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा why mitosis is known as equational division, तो आप आराम से वहाँ बता सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स ये सेम रहता है एज दैट ऑफ इन द पेरेंट सेल इस माइटोसिस में। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। तो जब हम इसके स्टेज पढ़ने जा रहे हैं तो इसका पहला वाला स्टेज जो है वो प्रोफेज़ है। तो हम देखते हैं प्रोफेज़ में क्या होता है। तो फिर प्रोफेज़ मैं आपको यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट इज़ द फेज ऑफ माइटोसिस विच फॉलो एस फेज एंड G2 फेज ऑफ इंटरफेज। यानी कि इंटरफेज के जो फेज हमने पढ़े, हमने G1 फेज़ पढ़ा, S फेज़ पढ़ा और G2 फेज़ पढ़ा, लेकिन प्रोफेज जो है ये फॉलो करता है किसको, S फेज़ को और G2 फेज़ को। यानी कि S फेज़ में रेप्लिकेशन ऑफ DNA होता है, ये डबल होता है, और G2 फेज़ में रेप्लिकेशन रुक जाता है DNA की, लेकिन प्रोटीन और राइबोसोम का जो फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू होता है। प्रोफेज इन दो इंटरफेज के इन दो फेज को फॉलो करता है। और
इस G2 फेज़ में और S1 फेज़ में जो DNA मटेरियल बनता है वो अब प्रोफेज में डिस्टिंक्ट होता है। डिस्टिंक्ट मीन्स कि अच्छी तरह वो नज़र आ रहा है। जो इंटरफेज में नया DNA बन गया, फिर फॉलो अप हो गया G2 फेज़ में, प्रोटीन्स बन गए, मेटाबॉलिकली एक्टिव बन गए, ये सेल राइबोसोम्स बन गए, इसको में दूसरे जो एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड्स हैं वो वहाँ पे एक्टिव होते हैं, वो वहाँ बनते हैं। लेकिन प्रोफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऑब्जर्व होते हैं बहुत ही डिस्टिंक्टली, यानी कि विजिबिलिटी उनकी ज़्यादा बढ़ती है, वो अच्छी तरह नज़र आते हैं। लेकिन वो इंटरवाइनेड होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ इंटरवाइंड होते हैं, मिले होते हैं। और इस फेज़ में क्या होता है, प्रोफेज में कंडेंसेशन होती है क्रोमोसोमल मटेरियल की, यानी कि कंडेंस होता है, थोड़ा एक दूसरे के नज़दीक आता है क्रोमोसोमल मटेरियल, थोड़ा डार्क होता है, कंडेंसेशन होती है। फिर इसी वजह से, कंडेंसेशन की वजह से ये डिस्टिंक्ट होता है और विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। और सेंट्रियोल जो होता है, जो एस फेज में, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है कि जब सेल डिवाइड होती है इंटरफेज में, तो इंटरफेज का जो एस फेज होता है, सिंथेसिस फेज, यहाँ पे आपको बहुत बारीकी से समझना है। तो सिंथेसिस फेज में जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो उसके साथ साथ वहाँ जो सेंट्रियोल होता है वो भी रेप्लिकेट होता है। तो यहाँ मैंने लिखा है डुप्लीकेशन, यानी कि एक सेंट्रियोल को दो सेंट्रियोल्स बनते हैं। तो सेंट्रियोल क्या होता है? सेंट्रियोल एक्चुअली एक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है जो प्रोटीन ट्यूब्यूलिन की बनी होती है, और इसका एक रोल होता है सेल डिवीजन में, यानी कि ये स्पिंडल फाइबर्स बनाता है, एस्ट्रल रेज बनाते हैं। मैं भी आपको फिगर में दिखाऊंगा आगे, जब मैं आपको प्रोफेज और मेटाफेज की फिगर्स दिखाऊंगा। तो जब एक सेल डिवाइड होती है, सेंट्रियोल भी डिवाइड होता है, एक सेंट्रियोल का पार्ट चला जाता है ऊपर की तरफ, यानी कि नॉर्थ एंड में सेल के, दूसरा चलता है साउथ एंड में सेल के, और बीच में स्ट्रीक्स, छोटे छोटे दागे जैसे नज़र आएंगे आपको, उनको हम एस्ट्रल रेज कहते हैं या स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। उन्हीं स्पिंडल फाइबर्स और एस्ट्रल रेज पे क्रोमोसोम्स अटैच रहते हैं यानी कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो भी डिवाइड होते हैं, लेकिन इन्हीं एस्ट्रल रेज पे वो अटैच रहते हैं। फिर धीरे धीरे जब ये स्पिंडल रेज कट होते हैं तो क्रोमोसोम्स दो सेल्स पे चले जाते हैं, एक चला जाता है नॉर्थ साइड में, दूसरा चला जाता है साउथ साइड में। तो नॉर्थ और साउथ साइड के चलने के साथ साथ ये सेल, इसकी बीच वाली कंस्ट्रक्शन जो होती है वो बढ़ जाती है, और एक सेल को दो सेल्स बनते हैं। इस तरह से डॉटर सेल्स बनते हैं और उसमें क्रोमोसोम नंबर अलग अलग होता है। तो यहाँ मैं आपको यही बताता हूँ कि सेंट्रियोल जो होता है वो एस फेज में डुप्लीकेट बंद होता है, यानी कि दो बनते हैं उसको। अब क्या होता है, ये दो अपोजिट पोल्स पे चला जाता है। सेल के दो पोल्स होते हैं, एक अपर एक लोअर, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो सेंट्रियोल की जब डुप्लीकेशन होगी, दो बन गए, तो एक चला गया ऊपर नॉर्थ की तरफ, दूसरा चला गया साउथ की तरफ, तो बीच में स्पिंडल फाइबर्स या एस्ट्रल रेज बन गए। तो ये इतना था कि क्या सेल को क्या होता है इसमें। तो आपको सिंपली याद रखना है कि प्रोफेज जो होता है ये फॉलो अप करता है एस फेज़ को और G2 फेज़ को, और इसमें सिंपली जो एस फेज़ में और G2 फेज़ में क्रोमोसोमल मटेरियल बनता है, वो क्रोमोसोमल मटेरियल थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है, इंटरवाइनेड होता है, यानी कि एक दूसरे के साथ वो कर्ली स्टाइल में बंधा होता है। फिर इस क्रोमोसोमल मटेरियल जो होता है ये कंडेंस होता है, एक दूसरे के करीब आता है, डार्क बनता है। और सेंट्रियोल जो होता है जिसकी डुप्लीकेशन हुई होती है एस फेज़ में, अब ये यहाँ पे प्रोफेज में, माइटोसिस के प्रोफेज में दो पोल पे चला जाता है, एक ऊपर नॉर्थ पोल की तरह, दूसरा नीचे साउथ पोल की तरफ। तो माइटोसिस के प्रोफेज में कौन से चेंजेस आते हैं ये मैंने आपको सिंपलीफाई करके यहाँ बता दिया। अब हम आगे चलते हैं दूसरे फेज़ पे जो माइटोसिस का है, तो वो है मेटाफेज। हम देखते हैं कि जब माइटोसिस होती है, यानी कि वो सेल डिवीजन का वो टाइप जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, इक्वेशनल डिवीजन भी कहलाता है डॉटर सेल्स में, तो उसका जो दूसरा फेज़ होता है मेटाफेज, उसमें क्या होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको सिंपली याद रखना है कि जो ही मेटाफेज स्टार्ट होता है तो इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो, उसको क्या होता है,
marks the start of second phase of mitosis, that is metaphase, hence the chromosomes are separate through the cytoplasm. ये डिसइंटीग्रेट होता है, यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर जो रीजन होता है न्यूक्लियस वाला, वो डिसइंटीग्रेट होता है, यानी कि न्यूक्लियस पार्ट डिसइंटीग्रेट होता है मेटाबॉलिज्म में, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सीधे चले जाते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियर मटेरियल यहाँ पे डिसइंटीग्रेट होता है और क्रोमोसोम्स कहाँ पे आपको मिलेंगे, साइटोप्लाज्म में सेल की। तो उसके बाद क्या होता है, by this stage the condensation of the chromosomes completes and can clearly be seen under the microscope। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन पूरी तरह कंप्लीट होते हैं। प्रोफेज में कंडेंस शुरू होने होते हैं, लेकिन मेटाफेज में ये पूरी तरह से कंडेंस होते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, डार्क बनते हैं, और उस वक्त आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इजीली सिंपल माइक्रोस्कोप भी उठाओगे तो उस वक्त आपको क्रोमोसोम नज़र आएंगे, लेकिन जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो यहाँ पे डिसइंटीग्रेट होता है और क्रोमोसोम चले जाते हैं कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में आपको मिलेंगे। उसके बाद क्या होता है, यानी कि क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी आप आराम से देख सकते हो। क्रोमेटिड्स आपको नज़र आएंगे, क्योंकि एक क्रोमोसोम में 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, या इनको हम आर्म्स भी कहते हैं। तो बीच में एक कंस्ट्रक्शन होती है जहाँ पे ये आर्म्स या ये क्रोमोसोमल क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं, तो उस कंस्ट्रक्शन को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। तो आपको सेंट्रोमियर भी नज़र आएगा, तो उसके साथ साथ आपको क्रोमोसोम्स की क्रोमेटिड्स भी नज़र आएंगे। तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे स्मॉल डिस्क शेप्ड आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे हर सेंट्रोमियर के ऊपर, यानी कि क्रोमोसोम के बीच में या साइड में सेंट्रोमियर आपको एक कंस्ट्रक्शन नज़र आएगी। उस सेंट्रोमियर पर क्या होते हैं, क्रोमेटिड्स या आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स वहाँ पर अटैच होते हैं, लेकिन उन सेंट्रोमियर्स के ऊपर छोटे छोटे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आएंगे। तो उन स्ट्रक्चर्स को हम काइनेटोकोर्स कहते हैं, काइनेटोकोर्स। तो उन काइनेटोकोर्स के साथ क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स जो बनते हैं सेल रीजन में सेंट्रियोल से, वो अटैच रहते हैं क्रोमोसोम्स को इन्हीं काइनेटोकोर्स के साथ, जो छोटे छोटे डिस्क शेप्ड होते हैं लेकिन सेंट्रोमियर पे होते हैं। तो सिंपल सेंट्रोमियर जो होता है बीच वाली कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे क्रोमेटिड्स अटैच रहते हैं, लेकिन इन सेंट्रोमियर्स पे छोटे छोटे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आएंगे, तो उनको हम काइनेटोकोर्स कहते हैं। तो इन काइनेटोकोर्स के साथ अटैच रहते हैं स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के साथ। फिर ये धीरे धीरे सेल के सेंट्रल पोजीशन पे चले जाते हैं, ये क्रोमेटिड्स सेंट्रोमियर्स विद दीज काइनेटोकोर्स। तो उसके बाद क्या होता है, एक प्लेन सा बनता है क्रोमोसोम्स का एट द सेंटर ऑफ द सेल। तो उस वक्त हम उस प्लेन को क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट। एक प्लेन सा बनता है क्रोमोसोम्स का, इस सेंटर में ये नज़र आएगा इस सेल के। तो उस सेंटर में जो ये क्रोमोसोम का प्लेन बन गया उसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। तो ये सारी प्रोसेस होती है मेटाफेज में, यानी कि पहले न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट होता है, क्रोमोसोम्स साइटोप्लाज्म में आपको नज़र आएंगे, वो ज़्यादा कंडेंस होते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी फिर अच्छी तरह नज़र आती है। वहाँ पे क्रोमेटिड्स या आपको और में नज़र आएंगी, वो सेंट्रोमियर के साथ अटैच होंगे, तो सेंट्रोमियर के पास छोटे छोटे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे, उनको हम काइनेटोकोर्स कहते हैं, और उन काइनेटोकोर्स के साथ आपको स्पिंडल फाइबर्स नज़र आएंगे अटैच्ड। फिर सेंटर में सेल के ये क्रोमोसोम्स एक प्लेन सा बनाएंगे जिसको हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। तो ये दूसरा फेज़ था माइटोसिस का, यानी कि मेटाफेज। पहला वाला था प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज। तो अभी इसके 2 फेज़ और हैं, एनाफेज हैं, टीलोफेज है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं ये 2 भी पढ़ाऊँ तो क्वेश्चन बड़ा लंबा खींचेगा, ये तकरीबन आधा घंटे का हो जाएगा, फिर ये अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं आपको यहीं पे आज रोकता हूँ। ये 2 फेज़ मैंने आपको पढ़ाए, आप अच्छी तरह से इस क्लास को देखना, समझना, परखना। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आएगी तो मुझे पूछना। तो इंशाल्लाह कल हम इस माइटोसिस के 2 और फेज़ जो है एनाफेज और टीलोफेज, वो हम कल देखेंगे कि एनाफेज में क्या होता है और टीलोफेज में क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत फिगोरिकली दिखाऊंगा
कि अगर प्रोफेज है तो प्रोफेज सपोज ये मैंने अर्ली प्रोफेज बताया, ये मिडिल प्रोफेज बनाया, ये लेट प्रोफेज बनाया। तो प्रोफेज में मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम थोड़े कंडेंस होते हैं, वो नज़र आने लगते हैं लेकिन इंटरवाइनेड होते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो सेंट्रियोल होता है वो डुप्लीकेट चला जाता है। जैसे कि मैंने दिखाया ये एक सेंट्रियोल है, ऊपर की तरफ चला गया नॉर्थ पोल की तरफ सेल के, दूसरा चला गया साउथ पोल की तरफ। और जो बीच में ये लाइंस मैंने डाले हैं इनको हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, एस्ट्रल रेज। और यही स्पिंडल फाइबर्स हैं एस्ट्रल रेज, इन पे अटैच रहता है क्रोमोसोम्स। मगर कहाँ पे? यहाँ पे सेंट्रोमियर के पास, जहाँ पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कैनेटोकोर्स कहते हैं। तो ये था प्रोफेज। और मेटाफेज का मैंने यहाँ आपको बताया कि जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो डिसइंटीग्रेट होता है, फिर क्रोमोसोम्स आपको ज़्यादा कंडेंस नज़र आएंगे अच्छी तरह, तो आ रहे हैं इस वक्त कंडेंस अच्छी तरह आपको नज़र। फिर इस सेंटर में एक प्लेट जैसा बनाते हैं, उसको हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। और जो यहाँ पे क्रोमोटिड्स आपको नज़र आएंगे, तो बीच में ये क्रोमोटिड्स या आर्म्स जो हैं 4 क्रोमोसोम में, एक क्रोमोसोम में, तो ये अटैच रहते हैं सेंट्रोमियर के साथ। और उस सेंट्रोमियर पे मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कैनेटोकोर्स कहते हैं। और उन कैनेटोकोर्स के साथ स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, जैसे आप यहाँ देख पाते हो ये स्पिंडल फाइबर है, एक रे है, एस्टर रे, इन्हीं कैनेटोकोर्स के साथ अटैच रहती है सेल में। और एक क्रोमोसोम सेंटर पे चले जाते हैं जहाँ पे एक प्लेन सा बनाते हैं, उसको हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। तो इंशाल्लाह कल हम देखेंगे इसका अनाफेज और टीलोफेज। तो इसके अलावा हम देखेंगे कि जो ये माइटोसिस है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है। इतना भी आपसे पूछा जा सकता है व्हाट हैपन्स इन अनाफेज एंड मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, या डिस्कस अनाफेज एंड मेटाफेज ऑफ दिस माइटोसिस, या डिस्कस दिस प्रोफेज और मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, डिस्कस अनाफेज एंड टीलोफेज ऑफ माइटोसिस। 4 में से 2 पूछे जा सकते हैं या एक भी पूछा जा सकता है, एक ही फेज इसमें क्या होता है। यहाँ वहाँ आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फिगोरिकली दिखाओ प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, अनाफेज में क्या होता है और टीलोफेज में क्या होता है। तो लास्ट पे कैसे 2 ये डॉट सेल्स बनते हैं, या इम्पोर्टेंस क्या है माइटोसिस की, या माइटोसिस क्या होता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। होप आपने समझ लिया होगा। थैंक यू। इंशाल्लाह कल मैं आपको इसके 2 फेज़ पढ़ाऊँगा।